हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मैं फिर से आया हूं आपके सामने 10 एमसीक्यू ज्योग्राफी के पार्ट 3 लेकर। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा क्योंकि इसमें फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। अ पर्सन ओवर फ्लाइंग इंडिया saw the natural vegetation below in the sequential order of tropical evergreen forest, savanna, dry deciduous and deciduous. His flight was from। मैं क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए कि आप भारत के ऊपर से जहाज से जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप जब नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे एक प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी दिख रहा है, सवाना भी दिख रहा है, ड्राई डेसिडुअस भी दिख रहा है और डेसिडुअस भी दिख रहा है। तो ये फॉरेस्ट की कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये बताना है कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। ये मीन्स कि आपको ये जंगल अगर इस सीक्वेंस में दिख रहे हैं तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। फाइन। तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे से आप भुवनेश्वर जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है आप त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है आप दिल्ली से मदुरई जा रहे हैं। मतलब इन चारों ये आपको जो प्लेसेस बताए गए, चार ऑप्शन है, इनमें से आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तब आपको जो ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है, जो फॉरेस्ट हैं, वो आपको इस सीक्वेंशियल में देखने को मिलते हैं। आप अपना टाइम लीजिए और इसका सही आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। आप त्रिवेंद्रम से जब दिल्ली जाएंगे तब आपको ये ऊपर लिखे हुए फॉरेस्ट जो हैं इसी ऑर्डर में आपको दिखाई देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब कुछ चीज़ें आएंगी, उसको आपने मैच करना है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पिछली स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इन्हें क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर पाए जाते हैं। इन्हें 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। ये जंगल वहीं पाए जाते हैं जहां पर नमी रहती है और साल में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। ये जंगल, ये जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल जिनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल भी कहते हैं, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में भी पाए जाते हैं। भारत में ये अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट तथा असम के रीजन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें एक और सवाना के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। जो सवाना है, सवाना के ऊपर एक अलग से चैप्टर है ज्योग्राफी की बुक में। सवाना के जो फॉरेस्ट होते हैं ये बिल्कुल गर्म और शुष्क, जिसको बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट, उसमें पाए जाते हैं। यहाँ घास बहुत ऊंची ऊंची होती है, पेड़ बहुत कहीं कहीं इक्का दुक्का दूर दूर होते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग हम करने वाले थे। इसमें पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसमें है क्या क्या। देखिए, एक में ए बी सी डी की तरफ आपको जो जलप्रपात होते हैं, फॉल्स होते हैं, वाटरफॉल, उनके नाम बताए हैं। और 1 2 3 4 में नदी बताई, मतलब कौन सा फॉल किस नदी का है। तो पहला ए जोग नर्मदा, फिर है धुआंधार कावेरी पर, शिवा समुद्रम सुवर्ण रेखा पर और हुंद्रू सरस्वती नदी पर। आपको मैच करना है कि कौन सा सही इसमें है पैटर्न। जो कोड्स आपको नीचे ए बी सी डी करके आ रहे हैं, कौन सा सही मैच बनता है। तो आप देख लीजिए, जोग फॉल है, धुआंधार फॉल है, शिवा समुद्रम फॉल है, बहुत ही फेमस है, जोग फॉल भी बहुत फेमस है, और हुंद्रू भी है। कोई नाम हो सकते हैं आपने पहली बार सुने हो, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर। तो देखिए इसमें से कौन सा मैच करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नर्मदा, कावेरी, सुवर्ण रेखा और सरस्वती नदी, इनका फ्लो पैटर्न कहां है, कहां कहां से गुजरती हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 1 4 2 3, यानी कि जो आपका A1 है, यानी कि जोग नर्मदा नदी पर ही है। B4 यानी कि जो आपका धुआंधार है वो सरस्वती नदी पर है। C2 यानी कि शिवा समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। और D3 यानी कि हुंद्रू जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पर है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। ये एक सॉइल का टाइप है जोनल, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये पेनिनसुलर इंडिया के कौन से भाग में बिलोंग करती है।
तो पहला देख लेते हैं, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल या ओल्ड एलुवियम। जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू, पेनिनसुलर इंडिया में जो जोनल टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है वो इन किन चारों कैटेगरी में से बिलोंग करती है? तो जोनल सॉइल जो मैं थोड़ा सा इसका बता दूं जब तक आंसर ढूंढ रहे हैं, ये वो जोनल सॉइल वो सॉइल होती है जहां जो वहां के लोकल क्लाइमेट और वेजिटेशन के हिसाब से जिसका प्रोफाइल जैसा बन जाता है। ये सॉइल्स की ग्रुपिंग में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसका आंसर मैं आंसर बता देता हूँ, ये रेड सॉइल की कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, नीचे लिखे हुए उद्देश्यों को आप देखें। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये 5 आपको उद्देश्य दिए गए हैं। आपने करना क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है उसका जो उद्देश्य है, क्या ये उन 5 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है या नहीं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन आते हैं 2, 3 एंड 4। आपको सही ऑब्जेक्टिव बताना है, 1, 2 एंड 4, 2, 4 एंड 5 एंड 1, 4 एंड 5। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं है? तो आपने ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहां है? ये पश्चिम बंगाल में है और दामोदर नदी के ऊपर है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है 1, 2, 4, यानी कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दामोदर नदी पे फ्लड्स बहुत आते हैं, और इरिगेशन पर्पस के लिए और पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन चेन्स, देखिए क्वेश्चन जब पढ़ा जाता है ना तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा करिए ताकि आपको वहीं एक बार में समझ आ जाए, बार बार क्वेश्चन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन चेन्स हैज 2 डिसिमिलर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ब्रैकेट में है एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये 2 तरह के फॉरेस्ट ने बताया है, दोनों ही अलग तरह के फॉरेस्ट है, भिन्न है आपस में। ऑन इस 2 स्लोप, यानी कि ये मैं सिंपल शब्दों में कह देता हूं कि एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा है जिसके एक तरफ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, दूसरी तरफ पहाड़ी के आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। यानी कि आप पहाड़ के साइड में खड़े हो जाएं तो ए अल्फाबेट की शेप बनती है, तो ए के एक ढलान पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा और दूसरी ढलान पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसके दोनों स्लोप्स के ऊपर। अब ये कौन सी पहाड़ी पे मिलेगा? वो अरावली, विंध्यास, ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जल्दी से आप इसका ट्राई कीजिए कि ऐसी वो कौन सी माउंटेन चेन है जिसकी एक ढलान पर तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और दूसरी दिशा में, दूसरी ढलान पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट का जो आपका वेस्टर्न साइड है, जो अरेबियन सीज वाली साइड है, वो विंडवर्ड साइड है, और जो दूसरी तरफ है, जो उसका ईस्टर्न तरफ है वेस्टर्न घाट का, वो लीवर्ड साइड है। जो आपका वेस्टर्न घाट है वो आपके गुजरात की वाली साइड से नीचे की तरफ केरला तक आ रहा है। तो लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड में हमेशा हरियाली रहती है क्योंकि वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। और लीवर्ड साइड में जब विंडवर्ड साइड की हवा लीवर्ड साइड को जाती है तब तक उसमें नमी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और वहां ना मात्र का ही बारिश होती है, जिस वजह से वो एरिया सूखा रहता है। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। ये अलग से एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, करेवास आर ट्रेसेस ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन फाउंड इन। अब देखिए यहाँ पे ग्लेशियर से जुड़ा हुआ सवाल आ गया और करेवास बहुत फेमस है, आप में से कुछ बच्चों को जरूर मालूम होगा। करेवास आर ट्रेसेस ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन फाउंड इन तीस्ता वैली, रावी वैली, झेलम वैली या अलकनंदा वैली। ये नदियों के नाम से वैलीज हैं, ठीक है। तो आपने बताना कि करेवास कहां पर पाए जाते हैं। करेवास, टेक योर टाइम। तीस्ता वैली, रावी वैली, झेलम वैली, अलकनंदा वैली।
आपको नदी के नाम सुन के एक लोकेशन का पता लग जाना चाहिए, आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है झेलम वैली। झेलम यानी कि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो अब ठीक है, झेलम नदी का भी हमें पता होना चाहिए, झेलम नदी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, क्या उसका रूट रहता है। साथ में करेवास क्या होता है, देखिए ये जो करेवा होता है, कश्मीर वैली को इज आल्सो नोन फॉर करेवा डिपोजिशन। करेवा क्या होता है, करेवा डिपॉजिट जो है एक सॉइल के ऊपर होते हैं, ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं। जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो जो मिट्टी होती है वो बच जाती है। तो ये 1400 मीटर तक भी थिक हो सकती है और ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में पाई जाती है। करेवा केसर की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए आप देखेंगे इस बेल्ट में, कश्मीर वैली में केसर की खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए अब जल्दी से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following give the correct sequence of Himalayan peaks in the direction east to west? बहुत ही सिंपल है, और आपने एटलस टिक से किया माउंटेन का। ये कह रहा है कि आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है और हिमालयन पीक्स किस किस सीक्वेंस में आती हैं ये बताना है। सिंपल है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। दूसरा ऑप्शन है नामचा बरवा, नंदा देवी, मकूला, धौलागिरी। तीसरा ऑप्शन है मक्कालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा। और लास्ट ऑप्शन है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। देखिए इसको आप सीधा, अगर जिसने भी एटलस ढंग से किया, अपनी आंखें बंद करें और पूरे मैप को, इंडिया के मैप को विजुलाइज करें कि ये माउंटेन रेंज ईस्ट टू वेस्ट मुझे चलना है, ठीक है, तो ये किस सीक्वेंस में आता है। अब आपको ईस्ट टू वेस्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं और हमारे देश का प्रोफाइल क्या है। इसलिए मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए अपने हाथ से, तभी आपको पता चलेगा कौन सा राज्य कहाँ है और हमारे देश की बाउंड्रीज क्या है। तो आप जल्दी से इसका आंसर देखिए क्या होता है। देखिए मीन्स इसका कॉपी में नहीं देखना है, आप इसका गेस कीजिए क्या हो सकता है। देखिए ईस्ट से वेस्ट चलना है, यानी कि जो हमारा अरुणाचल वाली देश से लेकर आपको राजस्थान की तरफ चलना है। तो अरुणाचल वाली साइड का, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर इसके ऊपर चर्चा करता हूं आपसे। इसका आंसर नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। अब आप ध्यान से मैप को जब आप विजुलाइज करें, देखें नामचा बरवा आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ तिब्बत में पड़ता है, कंचनजंगा आपका सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर आता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट बन गया। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जो धौलागिरी है ये माउंटेन रेंज जो नेपाल में है। मकालू जो है ये 5th लार्जेस्ट माउंटेन है दुनिया की और इसकी हाइट है 8485 मीटर। ये साउथ ईस्ट में पाई जाती है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर, ठीक है। कुमाऊं जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ओके, अब इस स्लाइड में आप देखिए यहां पर एक इंडिया का मैप दिख रहा है और इस मैप के अंदर आपको एक डॉटेड लाइन जाती हुई दिख रही है, इंडिया के बीच में से कट करती हुई नॉर्थ को जा रही है। साउथ से नॉर्थ देख लीजिए, चाहे नॉर्थ से साउथ देख लीजिए। उसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछने वाला हूं और सारा फोकस आप अपनी इस डॉटेड लाइन पर रखिएगा। देखिए सवाल क्या है, यह द डॉटेड लाइंस इन द मैप शो, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये मैप में क्या बता रही है, क्या बता रही है। पहली चीज पूछी गई है एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिवाइड बता रही है, आपको एनुअल आइसो हाइट बता रही है जो कि 200 से 400 है, ये ऑल इंडिया वाटर डिवाइड बता रही है, क्या कैसे भारत के अंदर पूरा पानी का जो सिस्टम है वो डिवाइड है, या काउंटूर ऑफ 300 मीटर बता रही है। काउंटूर ऑफ 300 का मतलब ये है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसके ईस्ट और वेस्ट में कौन सा भारत का भूभाग 300 मीटर ऊंचा या नीचा है, ठीक है। तो आप डॉटेड लाइन पर ध्यान दीजिए, ये आपने जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, ये बहुत बेसिकली पढ़ाया जाता है, ये फिग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। इसका आंसर है ऑल इंडिया वाटर डिवाइड। देखिए आप ज्योग्राफी में जब भी पढ़ेंगे ये डॉटेड लाइन आपको क्या बता रही है, नदियों का डिवाइड बता रही है। बीच में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसा एक कर्व जैसा बना हुआ है, जैसे मुंह जैसा बना हुआ है, ये नर्मदा और तापी नदी का डिवाइड बता रही है कि वो जो है अरब सागर में गिरती हैं। इस डॉटेड लाइन के राइट साइड में, जो ईस्ट साइड में, राइट बोलना गलत होगा, डॉटेड लाइन की ईस्ट डायरेक्शन का जितना भी हमारे देश का एरिया है वो सारी नदियां जो हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और इस डॉटेड लाइन के वेस्ट की तरफ का जितना एरिया है उस तरफ की जितनी भी नदियां वो सारी आपकी अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं।
चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, किसका है बैडलैंड टोपोग्राफी? गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन डेल्टा, कोंकण कोस्ट या चंबल वैली? बैडलैंड, देखिए बैडलैंड क्या होता है, ये एक सूखी टोपोग्राफी होती है, ज़मीन होती है जहाँ कुछ भी खेती नहीं हो सकती है। बारिश और बारिश और अधिक हवा चलने के कारण वहाँ की मिट्टी का विघटन हो चुका होता है, तो बिल्कुल ही सारी कंडीशन बेकार होती है। तो अब मैंने इतना बता दिया है, आइडिया दे दिया, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसा एरिया कहाँ हो सकता है। जी हाँ, ऐसा एरिया सिर्फ चंबल वैली में ही हो सकता है। अब दोस्तों इससे पहले जो एक स्लाइड थी उसमें एक आइसोहाइट वर्ड आया था, मैं उसका मतलब बता देता हूँ आइसोहाइट का। चलिए थोड़ा फटाफट पीछे से चलता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखिए सेकंड ऑप्शन में, एनुअल आइसो हाइट ऑफ 200 है 400, ये मैं सॉरी बताना भूल गया था। आइसो हाइट क्या होता है? ये वो लाइन जो मैप पर ड्रा की जाती है और वो नक्शे पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां इक्वल रेनफॉल होता है किसी निश्चित समय में, ठीक है। तो उन लाइंस को ये मैच करती है जहां पर बारिश होती है एक प्रॉपर अनुपात के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब फटाफट आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया था, वो चीज़ छूट गई थी इसलिए मेरे को बतानी थी आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द करेक्टली मैच, इनमें से कौन से जोड़े सही मिलाए गए हैं? ओके, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1 आता है विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब मैच किससे किया? डैश के बाद से जो है उसके मैच किया गया। विंटर रेन, सर्दियों की बरखा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हमारा ये पंजाब का रीजन आता है, हम नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं। डैश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नंबर 2 समर रेन इन मालाबार कोस्ट, गर्मियों में बारिश मालाबार कोस्ट में। डैश रिट्रीटिंग मौसम, ये बता रहा है कि ये रिट्रीटिंग मौसम होता है, तो हमने ये देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तीसरा है समर रेन इन बंगाल बेसिन, गर्मियों की बारिश बंगाल बेसिन में, वो किस वजह से? नॉर्थ वेस्टर्ली की वजह से बता रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है। चौथा है विंटर रेन इन तमिलनाडु कोस्ट, सर्दियों की बरखा तमिलनाडु के कोस्ट पर, किस वजह से बता रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बता रहा है। तो आइए देखते हैं इसका क्या बनता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। कोड पहला आता है 1 2 3 4, यानी कि ये सारे सही है। 1 3 एंड 4, 3 एंड 4 या 1 एंड 2। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो मैं फिर से बोलता हूँ, ये बोलता है मैच करेक्टली जो पेयर्स करने हैं। वो पहला है विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, सही है कि गलत, ये हमको देखना है। समर रेन मालाबार कोस्ट में रिटेटिंग मौसम की वजह से होती है, ये हमको देखना है कि सही है कि गलत है। समर रेन इन बंगाल बेसिन ड्यू टू नॉर्थ वेस्टर्ली, ये सही है कि गलत, ये हमको देखना है। विंटर रेन इन तमिलनाडु कोस्ट ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये सही है कि गलत है, ये हमको इसमें देखना है। और कौन सा मैच करेक्टली हुआ है वो नीचे ऑप्शन में से हमको चूज करना है। तो ये मानसून से रिलेटेड है और ये बहुत ही डीप बेसिक क्वेश्चन है। इसको आपको एनसीईआरटी की बुक से पहले सारा मानसून समझना पड़ेगा, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे, यू हैव टू विजुलाइज, तभी आप इस चैप्टर को, मानसून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 1 3 एंड 4। जो विंटर रेन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो सर्दी मतलब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है आपकी मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, ठीक है। ये डिटेल में आप उसमें अपने सब्जेक्ट कोर्स में पढ़ लेंगे। तीसरा नंबर 3 समर रेन इन बंगाल बेसिन, गर्मियों में बंगाल बेसिन में जो बारिश होती है वो नॉर्थ वेस्टर्ली की वजह से होती है, क्योंकि ये फ्लो करते हुए वहाँ पर आ जाती हैं। विंटर रेन नंबर 4 विंटर रेन इन तमिलनाडु को, सर्दियों में एक बारिश होती है तमिलनाडु कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून के, ये रिट्रीटिंग मानसून भी इसको कह सकते हैं। ये मानसून वापस जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वापस आता है, तो वापस आते आते ये तमिलनाडु में बारिश करता है। फाइन, तो ओके। तो दोस्तों ये 10 MCQs थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कल मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा पॉलिटी रिलेटेड मैं कुछ MCQs डालूँ, और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि शाम के टाइम पे मैं ज्योग्राफी का पार्ट 4 भी पोस्ट करूं। तो सी यू देन टुमारो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।